हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो उत्तराखंड हिस्ट्री में हमने कुमाऊं के चंद राजवंशों के बारे में जाना था। कुमाऊं के चंद शासकों को हमने कवर किया था। उसी चंद राजवंश का जो आगे का आज हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा चंद राजवंशों की प्रशासनिक व्यवस्था। तो चलिए समझते हैं चंद राजवंश के प्रशासन को। ठीक है, तो चंद राजवंश के प्रशासन में जो सर्वोच्च पद होता था, जो सबसे बड़ा पद होता था, वो राजा का पद होता था। ठीक है, तो राजा ही सर्वोच्च पद पर होता था और यही राजा सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीश हुआ करता था। यानी कि जो न्याय देता था, जो न्याय दिलाता था, वो उसका जो प्रधान होता था सर्वोच्च, वो राजा हुआ करता था। ठीक है, दूसरा जो है राजकुमार के बारे में। अब देखिए, जो चंद राजवंश के राजा होते थे, जो उसके राजकुमार होते थे, वो नाम के पूर्व में और नाम के अंत में अलग अलग शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे नाम के पूर्व की अगर मैं बात करूं तो नाम के पूर्व में वो महाराज कुमार लगाते थे। ठीक है, तो महाराज कुमार जो लगाया जाता था चंद राजाओं में, वो नाम के पूर्व लगाया जाता था और नाम के अंत में कुंवर या फिर गुसाई लगाया जाता था। ठीक है, तो कुंवर या फिर गुसाई जो लगाया जाता था वो चंद शासकों के राजकुमार के नाम के अंत में लगाया जाने वाला शब्द था। तीसरा बात करते हैं हम सुदार, सुतार या फिर सूत्रधार की। तो सुदार, सुतार या फिर सूत्रधार जो होता था वो ताम्रपत्रों के उत्कीर्णकों को कहा जाता था। यानी जो ताम्रपत्र लिखते थे उनको कहा जाता था सूत्रधार, सुतार या फिर सुदार। इसके बाद लेखक को विप्रदास या विप्र पुरोहित कहा जाता था। तो लेखक चंद राजवंश के समय में जो लेखक थे वो विप्रदास कहलाते थे या फिर विप्र पुरोहित कहलाते थे। इसी के साथ साथ जो भारती चंद का लोहाघाट ताम्रपत्र है, ठीक है, जो भारती चंद का लोहाघाट ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है, उस ताम्रपत्र में विप्रदास पंडितेन शब्द का उल्लेख करा गया है। तो विप्रदास पंडितेन जो शब्द था वह भी लेखक के लिए प्रयोग होता था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है भारती चंद के लोहाघाट ताम्रपत्र में। इसी के साथ साथ चंद राजवंश के जो लोग हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो राजधानी को राजधाई या फिर रजसपुंगा कहा करते थे। तो राजधाई और रजसपुंगा जो प्रयोग होता था वो राजधानी के लिए प्रयोग होने वाला शब्द हुआ करता था। अब मल्ल के जो शासक हुआ करते थे, जो मल्ल जो शब्द प्रयोग होता था वो सिरा के रेखा राजाओं के लिए प्रयोग करने वाला शब्द था। तो रेखा राजा जो कहलाते थे वो मल्ल कहलाते थे। ठीक है, जमीन जो कहलाती थी वो गूंठ कहलाती थी। इसी के साथ साथ गूंठ एक ऐसी भूमि होती थी जो मंदिर में दान की जाती थी। ठीक है, मंदिर में दान की जाने वाली भूमि को गूंठ कहा जाता था। और संकल्प या फिर जो रोत होती थी वो उपहार में दी जाने वाली भूमि होती थी। तो उपहार में दी जाने वाली भूमि को संकल्प या फिर रोत कहा जाता था। अब देखिए, ये जो संकल्प या फिर रोत दी जाती थी वो राजा के द्वारा दी जाती थी या फिर राजा के पुत्र के द्वारा दी जाती थी। ठीक है, राजा के द्वारा या फिर राजा का पुत्र जो होता था वो संकल्प या फिर रोत को देता था। यानी कि उपहार में जो भूमि दी जाती थी वो राजा के द्वारा और राजा के पुत्र के द्वारा ही दी जाती थी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 3 नाम लिखे हुए हैं, पर्वत चंद, त्रिमल चंद और रत्नचंद। तो ये 3 ऐसे शासक थे जिसने अपने पिता के रहते संकल्प या फिर जो उपहार में भूमि है वो दान करी थी। तो पर्वत चंद, तीमल चंद और रत्नचंद ने उपहार में भूमि दान करी थी अपने पिता के रहते हुए। यानी कि उनका पिता उस समय राजा था और राजा का जो पुत्र था वो थे पर्वतचंद, त्रिमलचंद और रत्नचंद। इन तीनों ने ही उपहार में भूमि दान करी थी, जिसकी हमें जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद जनता की अगर मैं बात करूं तो शेष जो जनता बसती थी राज दरबार के अलावा वो पौरी 15 बिस्वा कहलाती थी। ठीक है, इसमें देव, ढेक, करायत और अन्य जातियां हुआ करती थी। तो चंद राजवंश के समय में पौरी 15 बिस्वा जो कहलाती थी वो जनता कहलाती थी।
न्योवली और विस्टावली। देखिए न्योवली और विस्टावली जो थी वो दो प्रकार की कचहरी हुआ करती थी। ठीक है, ये न्योवली और विस्टावली को मैं पहले भी डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। तो न्योवली और विस्टावली जो थी वो दो कचहरियाँ हुआ करती थी। इसके बाद जो घरेलू नौकर हुआ करते थे वो छोड़ा कहलाते थे। तो घरेलू नौकरों को चंद राजवंश के समय में छोड़ा कहा जाता था और दासियों को छोड़ी कहा जाता था। ठीक है, तो छोड़ा, न्योवली, विस्टावली, जनता को पौरी 15 विश्व कहा जाता था, जमीन गूंठ कहलाती थी और साथ साथ मंदिर में दान जो दी जाने वाली जमीन थी वो भी गूंठ कहलाती थी। ठीक है, राजधानी, राजधाई, लेखक विप्रदास या फिर विप्र पुरोहित, सुदार, सुतार या सूत्रधार जो होते थे वो ताम्रपत्र के उत्कीर्णकों को कहा जाता था और सर्वोच्च पद इसमें राजा का हुआ करता था। तो चंद राजवंश के कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को, साथ ही कुछ नाम जो चंद राजवंश के समय में जो पद थे उनको हमने समझा। अब आगे हम इसके और प्रशासन को समझते हैं। इसके बाद बात करते हैं चंद राजवंश के और प्रशासनिक व्यवस्था की। देखिए चंद राजवंश का जो राज्य प्रशासन था वो दो मंडलों में विभक्त था। जो सबसे पहले हम इसके मंडलों की बात कर रहे हैं तो जो चंद राजवंश का प्रशासन रहा था वो दो मंडलों में विभक्त था, जिसमें पहला जो मंडल था वो सामंतों के अधीन रहता था। ठीक है, पहला जो मंडल था वो सामंतों के अधीन था और दूसरा जो मंडल था वो राजा द्वारा शासित होता था। पहले में राजा जो अपने सामंत नियुक्त करता था, उन सामंतों के अधीन जो शासक चलता था वो प्रथम मंडल कहलाता था और दूसरा जो रहता था वो राजा द्वारा शासित हुआ करता था। ठीक है, अब ये जो सामंत होते थे, उन्हें राजा या फिर राजपाल पद ग्रहण करने का अधिकार था। यानी कि देखिए राजा का जो पद था वो सामंतों को भी मिला हुआ था चंद शासक के प्रशासन व्यवस्था में। ठीक है, और यही जो सामंत होते थे ये राजा को वार्षिक कर दिया करते थे। तो सामंत क्या करते थे, सामंत राजा को वार्षिक कर दिया करते थे और ये राजा की उपाधि धारण कर सकते थे। ठीक है, तो दो मंडलों की हमने बात करी। इसके बाद आ जाते हैं हम परगने में। तो जो परगने होते थे चंद शासकों के समय में वो भी दो प्रकार के परगने हुआ करते थे। पहला जो परगना था वो नागरिक अधिकारी के अधीन परगने होते थे और दूसरा जो परगना होता था वो सैनिक के अधीन परगने होते थे। ठीक है, तो दो परगने चंद शासकों के प्रशासन में रहे थे। अब देखो, अब नागरिक अधिकारी के अधीन परगनों की मैं बात करता हूं तो नागरिक परगने के अधिकारी जो होते थे वो स्वयं को सीकदार या सरीदार कहा करते थे। ठीक है, तो नागरिक परगने के अधिकारी को क्या कहा जाता था, सीकदार या फिर सरीदार कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन बने कि सीकदार कौन हुआ करते थे चंद राजवंश के समय में, तो वो नागरिक परगने के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चंद शासक के समय काल में नागरिक परगने के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो उसका आंसर हो जाएगा सीकदार। ठीक है, फिर है केनी खसिया। अब देखो केनी खसिया क्या हुआ करते थे, केनी खसिया वो लोग हुआ करते थे जो भंडारों में जमा अनाज को राजा के पास पहुंचाते थे। ठीक है, एक ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो केनी खसिया कहलाते थे, जिनका कार्य था भंडारों में जमा अनाज को राजा के पास पहुंचाना। इन्हीं को भूदास भी कहा जाता था। तो केनी खसिया जो चंद राजवंश में हुआ करते थे वो भूदास हुआ करते थे। इसके बाद चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था लागू थी। ठीक है, और ये चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था में क्या था, चार लोगों का या फिर चार जातियों, अलग अलग जातियों का एक व्यवस्था चलाई थी, जिनमें पंडा थे, जोशी थे, देवलिया थे और सेमल्टी थे। अब इन पंडा, जोशी, देवलिया, सेमल्टी का कार्य क्या होता था, अलग अलग कार्य इनका हुआ करता था। जैसे पंडा लोग जो होते थे वो मंदिरों की देखरेख करते थे, इसी के साथ साथ जोशी, देवलिया और सेमल्टी लोग जो होते थे उनके अलग अलग कार्य हुआ करते थे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो व्यवस्था है वो है सयाना व्यवस्था। अब सयाना व्यवस्था मैंने आपको बताई कि जो बूढ़े से या सयानी व्यवस्था लागू करी गई थी चंद राजवंश के समय में लागू करी गई थी। और लास्ट है इसमें थातवान। अब देखो थातवान क्या हुआ करता था, थातवान ऐसे लोग हुआ करते थे जिसे राजा उपहार में, गूंठ में या फिर विष्णु प्रति में जमीन को या फिर भूमि को दिया करता था। ठीक है, थातवान वो लोग कहलाते थे जिन्हें गूंठ, विष्णुप्रति, उपहार में भूमि मिली थी।
थातवान जो शब्द था वो थात से बना था, जिसका अर्थ था जमीन से। ठीक है, तो थातवान क्या होते थे? थातवान जमीन से संबंधित है, और जिसे राजा उपहार में जमीन देता था वह लोग थातवान कहलाते थे। तो इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चंद राजवंश की कर नीति को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।